आज सुनिए कृष्णचंद्र की लिखी कहानी मीना बाजार। महान कहानीकार कृष्णचंद्र का जन्म 23 नवंबर 1914 को हुआ था। वे हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः हिंदी में लिखा। आइए सुनते हैं कहानी मीना बाजार। दो आशिकों में तवाज़ुन बरकरार रखना, जबकि दोनों आईसीएस के अफराद हों, बड़ा मुश्किल काम है। मगर रंभा बड़ी खुश उसूलबी से काम को सरअंजाम देती थी। उसके नए आशिकों की खेप उस हिल स्टेशन में पैदा हो गई थी। क्योंकि रंभा बेहद खूबसूरत थी, उसका प्यारा प्यारा चेहरा किसी आर्ट मैगजीन के सरे वर्क की तरह जाजिबे नज़र था। उसकी सुनहरी जिल्द नायलॉन की सतह की तरह बेदाग और मुलायम थी। उसका नौजवान जिस्म नए मॉडल की गाड़ी की तरह स्प्रिंगदार नजर आता था। दूसरी लड़कियों को देखकर यह एहसास होता था कि उन्हें उनके माँ बाप ने शायद औंधे सीधे ढंग से पाला है, लेकिन रंभा किसी मॉडर्न कारखाने की ढाली हुई मालूम होती थी। उसके जिस्म के खतूत, उसके होंठ, कान, नाक, आंखें, नट बोल्ट, स्प्रिंग कमानियाँ अपनी जगह पर इस कदर कायम और सही और दुरुस्त मालूम होती थी कि जी चाहता था रंभा से उसके मेकर बल्कि मैन्युफैक्चरर का नाम पूछ के उसे 11,000 ऐसी लड़कियां सप्लाई करने का फौरन ठेका दे दिया जाए। जमुना रंभा की तरह हसीन तो ना थी, लेकिन अपना बूटा सा कद लिए इस तरह हौले हौले चलती थी जैसे झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें एक दूसरे से अटकेलियां करती जा रही हों। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिलकर एक हसीन तमूज पैदा करते थे, जो अपनी फितरत में किसी वायलिन के नगमे से मुशाबा था। स्टेशन की लोअर माल रोड पर जब वो चहलकदमी के लिए निकलती थी तो लोग उसके जिस्म के ख्वाबिदा फितनों को देख देख कर महबूत हो जाते थे। जुबैदा की आवाज़ बड़ी दिलकश थी और किसी हाई फाई रेडियो से मिलती जुलती थी। उसे देखकर किसी औरत का नहीं, किसी ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्ड का ख्याल आता था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसकी सांवली रंगत पर उसके सफ़ेद दांत बेहद भले मालूम होते थे, और जब वो कहका मारकर हंसती तो ऐसा मालूम होता गोया नाजुक कांच के कई शैंपेन ग्लास एक साथ एक दूसरे से टकरा गए हों। ऐसी औरत के साथ क्लब में बैठकर लोगों को बेपिए ही नशा हो जाता है। मृणालिनी की आंखें बड़ी उदास थीं और होंठ बड़े खूबसूरत। उसकी निगाहों की उदासी हल्के रंग वाले गलीचे की तरह मुलायम, मध्यम और खनक थी। उन्हें देखकर जी चाहता था कि जिंदगी पर परपेच और खारदार रास्तों से गुजरते हुए इन सायादार पलकों के नीचे चंद लम्हे आराम और सुकून के बिताए जाएं। उसे देखकर उस रेस्तरां की याद आती थी जो डायनापैक जाते हुए रास्ते में पड़ता था। घने देवदारों तले मध्यम रोशनी वाले बरामदे में खामोशी और बादब बैरे और ताज़ा लेम जूस। इस रेस्तरां में बैठकर मोहब्बत के मारों ने अक्सर मृणालिनी को याद किया है, और मृणालिनी को देखकर उन्हें अक्सर इस रेस्तरां का ख्याल आया है। बाज़ औरतें ऐसी ही खूबसूरत होती हैं। रोज़ा गुलाब तो ना थी, लेकिन तितली की तरह ज़रूर थी। हर वक्त थिरकती और मंडलाती रहती, लेकिन मर्दों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि डांस हॉल में। रॉक एंड रोल से मॉडर्न ट्विस्ट तक उसे हर तरह का नाच आता था। उसका सिर्फ एक आशिक था, हालांकि कई हो सकते थे, मगर वो 2 बरस से सिर्फ एक ही आशिक पर सब्र किए बैठी थी, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी, और शादी के लिए सब्र करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अपना महबूब क्यों ना हो। रोज़ा ने पीटर पर कनाअत कर ली थी, मगर मुसीबत ये थी कि पीटर ने अभी तक सब्र ना किया था, क्योंकि पीटर रोज़ा से भी बेहतर डांसर था, और वो आईसीएस का अफसर था, और रंडवा होकर भी ऐसा कुंवारा धुला धुलाया मालूम होता था कि रंभा जैसी खूबसूरत लड़की भी उसे लिफ्ट देने लगती थी। लेकिन रंभा को रोज़ा किसी तरह अपने से बेहतर समझने को तैयार ना थी। रोज़ा का जिस्म किसी 12-13 बरस के लड़के की तरह दुबला पतला था। ऐसी ही आवाज़ थी उसकी। उसके लहराए और कटे हुए बाल कितने खूबसूरत थे। इन बालों को किसी ऑर्केस्ट्रा की याद ताज़ा होती थी। स्याह जीन्स में रोज़ा की लंबी मखरूती टांगें थीं। उसका सारा जिस्म किसी जेट हवाई जहाज की तरह नाजुक खतों का हामिल था। रंभा कौन होती है? पीटर को मुझसे छीनने वाली? इला, जो किसी ज़माने में मिसिज इला चंद थी, अब तलाक हासिल कर चुकी थी, आज भी अपनी नेपाली हुस्न से लोगों की आंखें खीरा किए देती थी। आराई हुस्न में चीनी हुस्न कुछ इस तरह घुल मिल गया था कि इन दोनों की आजमाइश से जो मुजस्समा तैयार हुआ उसमें बिल्कुल एक नई तरह की फबन और बागपन था। ईला के कपड़े सारी हाई सोसाइटी में मशहूर थे। उसके हुस्न में जो कमी थी, ईला उसे कपड़ों से पूरा कर लेती थी। कपड़ों से, जेवरात से। ईला के पास एक से एक खूबसूरत जवाहरात थे।
और आज से 5 साल पहले इला ने शिमला और दार्जिलिंग में एक सीजन में 2 ब्यूटी कंपटीशन भी जीते थे। फिर हिल स्टेशन कमिश्नर साहब की 3 लड़कियां थीं, जिनके लिए चीफ कमिश्नर साहब बहादुर को मुनासिब बरों की तलाश थी। उनके नाम सुधा, माधुरी और आशा थे। उन तीनों में आशा का खुमार तो खुले तौर पर बदसूरतों में किया जा सकता था। अलबत्ता सुधा और माधुरी भी खूबसूरत ना थी, लेकिन निक-सुक दुरुस्त थीं। मगर चूंकि वे कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए उनका शुमार भी खूबसूरत लड़कियों में होता ही था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हर मिनिस्टर की तकरीर एक अदबी शाहकार समझी जाती है। उनके अलावा सीता मल्होत्रा, बिरजिस, अब्दुर्रहमान, बलेसर कौर, पुष्पा राजदा और मेजर आनंद की लड़की गौरी वगैरह वगैरह भी इस हिल स्टेशन के सालाना ब्यूटी कंपटीशन में शामिल थी, जो अभी क्लब के लॉन में शुरू होने वाला था। ये खूबसूरती का मुकाबला इस हिल स्टेशन का गोया सबसे बड़ा कौमी त्यौहार था। इस रोज़ क्लब के लॉन में सैकड़ों आदमी जमा हो जाते हैं। रंग बिरंगी झंडियाँ, जर्क बर्क साड़ियों में मलबूस औरतें, सुनहरी बियर के सफ़ेद कफ़े, उबलते हुए जाम, हिस्सा लेने वाली लड़कियों के खौफजदा खोखले कहकहे, आशिकों और माँ बापों की तिफल तसल्लियाँ, आखिरी मिनट पर ब्लाउज बदलना और साड़ी की आखिरी सिलवट दूर करना, आईने में देखकर भवों की कमान की आखिरी नोक को तेज करना। बाप रे, ब्यूटी कंपटीशन भी ICS के कंपटीशन से किसी तरह में कम नहीं है। और कुछ होना हो, इसमें अव्वल नंबर पाने वाली लड़की को वर तो ज़रूर मिल जाता है, और वो भी किसी ऊंचे दर्जे का। इसलिए हर सीज़न में दर्जनों लड़कियां इसमें खुशी खुशी हिस्सा लेती हैं और माँ बाप खुशी खुशी उनको इजाज़त भी दे देते हैं। आज ब्यूटी कंपटीशन का फाइनल था। फाइनल के एक जज कुंवर बांदा सिंह रोहिल खंड डिवीज़न के साबिक चीफ कमिश्नर थे। दूसरे जज सुनार चंद थे, जिनके मुशायरे और कवि सम्मेलन हर साल दिल्ली में धूम मचाते हैं। ये मान लिया गया था कि जो आदमी मुशायरे और कवि सम्मेलनों को कामयाब करा सकता है, वो औरतों को परखने का भी माहिर हो सकता है। फिर जजों की कमेटी के एक मेंबर साबिक जस्टिस देश पांडे भी चुन लिए गए थे, ताकि इंसाफ के पलड़े बराबर रहें। एक मेंबर सैयद इम्तियाज हुसैन ब्राइटला थे, जिनके मुतालिक मशहूर था कि हर रोज़ अपनी बीवी को पीटते हैं। 5वें जज कुमाऊं के रईस आज़म दीवान बलराज शाह थे, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि उनकी बीवी हर रोज़ उन्हें पीटती है। मुकाबले की काउंसिल में जजों के 2 नाम और पेश किए गए थे। एक तो हिंदी के मशहूर कवि कुंज बिहारी शर्मा थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में औरतों के हुस्न पर बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। दूसरे कमर ज्वेलर्स के प्रोपराइटर कमर उद्दीन कुरैशी थे, जिनसे बेहतर जवारात का जेवर यूपी में कोई तो बनाता नहीं है। मगर ये दोनों हजरात रईस न होने की वजह से वोटिंग में हार गए। किसी औरत को जजों की कमेटी में नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक तयशुदा अमर है कि हर औरत अपने से ज़्यादा हसीन किसी को समझती ही नहीं। अगर किसी औरत को जजों की कमेटी में शामिल कर लिया जाता, तो वो मुकाबले में हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों को रंगो नस्ल और खदो ख्याल का इम्तियाज़ किए बगैर 0 नंबर दे डालती। लिहाजा शदीद बहस और तहमीस के बाद यही तय पाया कि इस कमेटी में किसी औरत को शामिल ना किया जाए, और यही 5 मर्द जज मुकाबला हुस्न का फैसला करने के लिए चुन लिए गए। दिन बड़ा चमकीला था। आसमान पर उजले उजले सफ़ेद दरख्शा बादल गोया फैक्ट्री का सब्ज गलीचा मालूम होता था। बच्चे इस कदर धुले धुलाए और साफ शफाफ नजर आते थे, गोया प्लास्टिक के बने हुए हो। वसीओ आरीज लॉन के किनारे किनारे क्यारियों में स्वीट पी, डेलिया, लॉक सिपर, पटिवेनिया और कार्नेशन के फूल कुछ इस कायदे और तरतीब से खिले हुए थे, गोया कागज से काटकर टहनियों पर चिपकाए हुए हों। अर्ज ये कि बड़ा हसीन मंजर था। सबसे पहले अनाउंसर ने लॉन के दरमियान खड़े होकर एक जोरदार घंटी बजाई। 3 बार ऐसी घंटी का सुनकर लोग बाग बाहर लॉन की तरफ आने लगे। लॉन में एक किनारे आधे दायरे की शक्ल में सोफे और कुर्सी बिछा दिए गए थे। सबसे आगे के सोफे पर 5 जजों को बैठना था। उनके पीछे क्लब के कुछ खास लोगों को बैठना था, और उनके भी बाद आम लोगों को। सबसे आखिर में लकड़ी के बेंचों पर हमारे ऐसे रजील और कमीने खड़े हो गए और बात बेबात पर कहका मारकर हंसने लगे। आखिर में अनाउंसर को जोरदार घंटी बजाकर सबको चुप करना पड़ा। सबीक जस्टिस देशपांडे ने उठकर मुकाबले के फाइनल में आने वाली लड़कियों की फेहरिस्त पढ़कर सुनाई। फिर बैंड बजना शुरू हुआ और बैंड के गीत पर सब लोगों की नज़रें क्लब की सीढ़ियों पर लग गई, जहां अंदर के मेकअप रूम में हसीनाएं सीढ़ियों से उतरकर क्लब के लॉन पर जजों के सामने आने वाली थीं। सीढ़ियों से लेकर जजों के सामने तक एक लंबा सा सुर्ख गालीचा बिछा दिया गया था, जिस पर चलकर मुकाबले में हिस्सा लेने वालियां अपनी अपनी अदाएं, करिश्मे और नखरे दिखाने वाली थी। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दूरबीनें निकाल ली। सबसे पहले इला सुर्ख रंग की साड़ी संभालती मटकती 100 बल खाती सीढ़ियों से नीचे उतरी। खुशबुओं के भपके दूर दूर तक फैल गए।
इला के चेहरे पर अजीब सी फतहीना हंसी से मुस्कुराहट थी। जजों के सामने उसने अपना मुंह मोड़कर बड़ी शोखी और नाज के साथ सबको अपना कटीला रूप दिखाया और उसके कानों में चमकते हुए याकूत के अवेजे निगाहों में लरज लरज गए। फिर वो अपना गोरा गुदाज हाथ आगे बढ़ाकर सेब की डाली की तरह लजाकर कुछ इस अदा से अपनी साड़ी के पल्लू को संभाल कर पलटी कि तमाशाइयों के दिलों में मौज दर मौज लहरें उठ चली। जुबैदा एक मुगल शहजादी के रूप में नमूदार हुई। गहरे जामनी रंग का कामदानी का गरारा, उसके ऊपर हल्के उदे रंग के लखनऊ की बारीक फालूदार कमीज, उसके ऊपर लहरिएदार चुना हुआ दुपट्टा, उसके ऊपर जुबैदा की गर्दन, वो मशहूर सुराहीदार गर्दन जिसे देखकर जी चाहता था कि उसे पलट कर सारी शराब पी ली जाए। इस गर्दन के ऊपर जुबैदा का सांवला सलोना प्यारा सा चेहरा था। जुबैदा बड़ी शोखी से जजों के सामने चलती हुई आई, गर्दन उठाकर अपनी सुराही के खम को वाजे किया और यकायक हंस पड़ी और उसके सफेद सफेद दांतों की लड़ी बिजली की तरह कौंध गई। रोजा गहरे सब्ज रंग की तन जीन्स के ऊपर लेमन रंग का फनता हुआ ब्लाउज पहनकर जो आई तो उसके सीने का उभार, उसकी कमर का खम, उसकी लंबी मखरूती टांगों की दिलकशी और रानाई हर कदम पर वाजी होती गई। बहुत से फोटोग्राफर तस्वीरें लेने लगे। मुस्कुराती हुई रोजा ने गर्दन को जरा सा झुकाकर सब तमाशाइयों से खराज तहसीन वसूल किया और चली गई। फिर सुधा मेहता आई, उसके बाद माधुरी मेहता। दोनों बस ठीक थी, ना अच्छी ना बुरी। इसलिए आगे बैठने वाले सभी लोगों ने उन बच्चियों का दिल रखने के लिए जोर जोर से तालियां बजाईं। मगर उनके बाद आशा मेहता जो निकली तो किसी ने ताली बजाने की हिम्मत ना की। ऐसी साफ खरी बदसूरत थी कि मालूम होता था कि मेकअप भी उसका कुछ न बिगाड़ सकता था। वो भी मटकती हुई चली आई। तमाशाइयों ने सुकून का सांस लिया। सीता मल्होत्रा टसर के रंग की सुनहरी बनारसी साड़ी पहने हुए आई। बनारसी साड़ी के नीचे का पेटीकोट बहुत उम्दा था। पेटीकोट भी अगर नायलॉन का होता तो मुमकिन है कुछ नंबर और बढ़ जाते। मृणालिनी ने देवदासियों की तरह बाल ऊपर बांधकर शूंती के फूल सजाए हुए थे। इसने कोई मेकअप नहीं किया था सिवाय आंखों में एक काली गहरी लकीर के, जिसने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की उदासी और अथाह गम को उभार दिया था। जजों के करीब आकर उसने कुछ इस अंदाज से उनकी तरफ देखा जैसे वहशी हिरनी शहर में आकर खो गई हो या जमुना देवदास के रो रही हो। फिर वो चली गई। उसके बाद बिरजीस, खुर्शीद, गौरी वगैरह एक एक कर बाहर निकली और अपनी अपनी अदाओं को दिखाकर रुखसत हो गई। सबसे आखिर में रंभा निकली और उसके निकलते ही बैंड जोर जोर से बजने लगा और तमाशाइयों के दिलों की धड़कनें तेज होती गईं। रंभा ने चुस्त पंजाबी कमीज और शलवार पहन रखी थी। ये लिबास उसके जिस्म पर इस कदर चुस्त था कि बिल्कुल तैराकी का लिबास मालूम होता था। उस लिबास में रंभा के जिस्म का एक एक खम नुमाया था। जब वो चलती थी तो उसके टखनों पर उलझी हुई झांझनों के छोटे छोटे घुंघरू एक रुपहली आवाज पैदा करते थे। उसे देखकर तमाशाइयों के गले से बेइख्तियार वाह वाह की सदाएं निकल रही थी। चारों तरफ से तहसीन और मेहरबा के डोंगरे बजने लगे। अब इसमें तो किसी को कलाम ही नहीं था कि साल की मल्लिकाए हुस्न रंभा ही चुनी जाएगी। जब सब लड़कियां चली गईं तो जज भी उठकर क्लब के अंदर एक कमरे में मशवरा करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद तमाशाइयों का शौक इंतहा को पहुंच गया। लोग जोर जोर से बातें करने लगे। कोई किसी को नंबर देता था तो कोई किसी को। हर आशिक अपनी महबूबा के गर्द हाला खींच रहा था। हर माँ अपनी बेटी की तारीफ में तरजबान थी, मगर अखरियत रंभा के हक में थी। अलबत्ता दूसरे और तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ लड़कियों के नाम डाले जा रहे थे। कोई जमुना का नाम लेता तो कोई जुबैदा का, कोई बिरजीस का, कोई सीता मल्होत्रा पर मरमिटा था। 15-20 मिनट बाद जज अपने कमरे से नमदार हुए। जज देशपांडे के हाथ में कागज का एक पुर्जा था। देशपांडे फैसला सुनाने के लिए उठे। सारा मजमा खामोश हो गया। जस्टिस देशपांडे ने अपनी ऐनक ठीक की, खखार के गला साफ किया, फिर कागज के पुर्जे को अपनी नाक के करीब लाकर ऊंची आवाज में कहा, जजों का फैसला यह है कि इस साल के ब्यूटी कंपटीशन में अव्वल नंबर पर आने वाली और मल्लिकाए हुस्न कहलाने की हकदार मिस सुधा मेहता है। नंबर 2 मिस माधुरी मेहता और नंबर 3 पर मिस जुबैदा। चीफ कमिश्नर मेहता के घर में एक कोहराम सा मचा हुआ था। आशा मेहता ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। शाम को जब कमिश्नर साहब क्लब से घर लौटे तो आते ही उनकी बीवी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हाय, मेरी बच्ची दोपहर से रो रही है, तुमने आशा का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। आग लगे तुम्हारे चीफ कमिश्नर होने पर। क्या फ़ायदा है तुम्हारी चीफ कमिश्नरी का जब मेरी बच्ची इनाम हासिल ही ना कर सकी। अरे सुधा और माधुरी को तो बर फिर भी मिल जाएंगे,
लेकिन जिस बच्ची का तुम्हें ख्याल करना था उसी का ना किया। चीफ कमिश्नर साहब ने गरज कर कहा, बावली हो गई हो। तुम्हारी 2 बच्चियों को तो मैंने किसी न किसी तरह इनाम दिलवा ही दिया। अब तुम्हारी तीसरी बच्ची को भी इनाम दिलवाता तो लोग क्या कहते? आखिर इंसाफ भी तो कोई चीज है। उसके बाद कमिश्नर साहब की पत्नी ने कुछ ना कहा। कृष्णचंद्र द्वारा लिखित मीना बाजार। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।